हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डायरिया के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर संजय गुप्ता। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, आप ब्रेक से पहले इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डायरिया के बारे में कुछ कह रहे थे, तो ये क्या है? देखिए, डायरिया को क्लासिफाई करने के कई तरीके हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को डे एंड नाइट न्यूज के, कि हम जब क्लासिफाई करते हैं डायरिया को, एक तो हम करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया की पेशेंट कहेगा जी मैं 48 घंटे बिल्कुल ठीक था, एकदम मेरे को पेट में दर्द हुआ, उल्टी आई, ठंड लगी और दस्त आने शुरू हो गए। ये एक एक्यूट डायरिया है। एक मरीज हमारे पास आता है जो हमें कहता है कि सर मैं करीबन 6 महीने पहले बिल्कुल ठीक था और धीरे धीरे मुझे पतले दस्त आने शुरू हो गए और मेरा वजन धीरे धीरे घटता गया और मुझे अब पाचन में, नॉर्मल पाचन के अंदर मुझे दिक्कत होती है और मैं करीबन 6 से 7 बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता है। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। अब इन्फेक्शियस डायरिया के बारे में बात हो चुकी है। इन्फेक्शियस डायरिया को फिर हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, वायरल डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया और प्रोटोजोअल डायरिया। जैसे कि वायरल में आपका आ गया रोटा वायरस, जो कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 60%। 60% डायरिया जो है वो रोटा वायरस से होते हैं। बैक्टीरियल डायरिया हो गया जैसे साल्मोनेला, जिसके की वजह से टाइफॉइड होता है, जिसको हम एंटेरिक फीवर कहते हैं। फिर प्रोटोजोआ जैसे एंटेमीबिया हिस्टोलिटिका या जार्डिया, जिसकी वजह से हमारी एमीबियासिस या जियार्डियासिस होती है। फिर हमारे पास एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन फिर भी पेशेंट को बहुत डायरिया होता है। और अगर मरीज डॉक्टरी सलाह नहीं लेता तो वो ऐसे ही एंटीबायोटिक लेता है कि हो सकता है पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है लेकिन डायरिया रुक नहीं रहा है। तो नॉन इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर जो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके अंदर 2 या 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन है। एक तो होता है इसके अंदर नर्वस डायरिया। नर्वस डायरिया में क्या होता है कि पेशेंट कभी एकदम घबरा जाता है या उसको एक बार पैनिक हो जाता है और उसकी जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो एकदम तेज चलने लग जाती है, और ये बेसिकली एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर एक तरह का नॉन इन्फेक्शियस डायरिया जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक एंटिटी है जिसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है और बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इसके। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बहुत दिन तक बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक खाना नहीं पचता, सुबह लैट्रिन के लिए एकदम भागना पड़ता है, दिन में 3 या 4 बार जाना पड़ता है और कुछ भी खाओ उसके बाद लैट्रिन के लिए भागना पड़ता है, दूध नहीं पचता ठीक से, या जब भी मुझे कोई स्ट्रेस होता है या मेरे एग्जाम होते हैं तो मुझे इसके लिए भागना पड़ता है। स्पेशली यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डॉक्टर संजय, इससे पहले कि हम डायरिया के बारे में बात करें, हमारे साथ कुछ कॉल है, जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हम बहुत दिन से मतलब पेट की समस्या से परेशान हैं जी। और वर्मा जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। हाँ ठीक है जी, आप अपना सवाल पूछिए। ये सवाल ये है डॉक्टर साहब कि हमें जब ये चुनाव हुए थे इस समय जनवरी में। जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, दारू तो कम कर दिया। जी, आप वर्मा जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ऐसा था कि डॉक्टर साहब की हमें जो है 21 जनवरी से डायरिया हो गया था। हाँ जी। और हम इतना परेशान रहे डॉक्टर साहब कि इसके लिए हमें बहुत इलाज कराया है। हाँ जी। लेकिन मतलब म्यूकस आता रहा, मतलब हमको ऐसा नहीं था कि मैं 12 बार जाना पड़ता हो लैट्रिन। हाँ जी। वही 3-4 बार ही जाते थे, लेकिन म्यूकस आने की समस्या, पेट में गुड़गुड़ाहट होती थी, टोटों की आवाज होती थी। हाँ जी। अभी आदमी मतलब जैसे दूध ले लगे तो होने लगती है समस्या इस तरह की है। और हमारा वेट बहुत कम होता है और कुछ लॉस हो गया है। क्या खून भी आता है? दस्त के अंदर खून भी आता है?
नहीं, खून तो हमने इलाज करा रखा है, इलाज हमारा चल रहा है। डॉक्टर आर चंद्रा कानपुर के हालत के सबसे बड़े सीनियर डॉक्टर, उनसे इलाज चल रहा है। तो आपको कुछ फर्क पड़ा है उसके अंदर या नहीं? हाँ, फर्क तो ये है कि अब मतलब उतनी दिक्कत तो नहीं हो रही है जैसे पहले दिक्कत थी, लेकिन मतलब हम और अब बीच में हमको यूटीआई भी हो गया। नहीं, यूटीआई और डायरिया डिफरेंट है। ऐसा है वर्मा साहब कि जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ डायरिया, जो आप कह रहे हैं कि म्यूकस आ रहा है उसके अंदर, तो अब हमें नहीं पता कि आपने अपना सबसे पहले स्टूल टेस्ट करवाया है नहीं। इसके अंदर अमिता जी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर साहब से हमने कहा स्टूल टेस्ट करवा लो, कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टूल टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमने करवाया नहीं, इसलिए। चलो कोई बात नहीं। ऐसा है वर्मा जी, स्टूल टेस्ट एक सबसे पहला टेस्ट होना चाहिए एक डायरिया के केस के अंदर, ठीक है? स्टूल टेस्ट करवाइए अपना, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड के अंदर। अगर खून नहीं दिखता दस्त के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दस्त के अंदर खून नहीं है। एक टेस्ट होता है स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड की, छिपा हुआ खून एक टेस्ट के जरिए हम पता करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मवाद आता है, म्यूकस आती है उसके अंदर, और आप ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो ये कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं मतलब जिनको कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज की तकलीफ होती है, जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, और जिसके अंदर जैसे उन्होंने बताया वर्मा साहब ने कि इनका वेट लॉस हो रहा है। तो इनको एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेंगी, जिसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर इनका स्टूल टेस्ट होगा, स्टूल कल्चर होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी होगी, और अगर हमें लगेगा फिर हो सकता है इनकी सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी भी करानी पड़ेगी। जी संजय जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, सुनील यादव बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जब सुबह मैं मॉर्निंग में उठता हूँ सो के, तो सुबह क्या होता है कि मेरा मुंह काफी कड़वा सा होता है और हल्का सा ऐसा लगता है जैसे ब्लड सा, थोड़ा सा कलर लगता है, ज्यादा नहीं लेकिन काफी कड़वा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये कोई बड़ी बीमारी समस्या तो नहीं है? आपके मुंह का टेस्ट खराब रहता है? लगता है कॉल कट हो गया, पर वो डायरिया के बारे में नहीं, कुछ और पूछना चाह रहे थे। जी, तो ये इन्होंने अपनी पूरी बात कह नहीं पाए, तो हम समझ नहीं पाए। जी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, मैं संजीत बोल रहा हूँ पटियाला से। जी, आप अपना सवाल पूछिए संजीत। जी, ये जो डायरिया के इतने केसेस हर रोज देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इससे प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में हमें बताइए। संजीव जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने कि इतने केस मिल रहे हैं, प्रिकॉशनर मेजर बताइए। देखिए, ऐसा है, प्रिकॉशन स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। ये घर से शुरू होता है, आपसे शुरू होता है, आपके बच्चों से शुरू होता है, आपकी पत्नी से शुरू होता है, आपकी पेरेंट्स से शुरू होता है। हाइजीन इज स्पेसिफिक फॉर एवरीबडी। सबसे पहले जब भी कोई भी गृहिणी जो घर का काम करती है, जो घर का खाना बनाती है, जब भी वो कोई खाने को हाथ लगाए, सबसे पहले रनिंग वाटर के अंदर साबुन से हाथ धोना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ गृहिणी को ही नहीं, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये आदत डालनी चाहिए, खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, ये बहुत जरूरी है। और जब भी आप खाना खाते हैं, जो पका हुआ खाना है उसके अंदर इंफेक्शन का जो चांस है वो बहुत कम होती है, जो क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल हो जाता है, वो ऑलरेडी कुक्ड हो जाता है। लेकिन जो अनकुक्ड है, जो सैलेड्स हैं, जिसको हम सलाद कहते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको अगर ना धोया जाए और उसको वैसे ही कंज्यूम कर लिया जाए, तो इंफेक्शन के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस मौसम में जो जैसे बारिशों के मौसम आई है, तो पानी से बहुत सावधान रहना चाहिए। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डायरिया। जो पानी है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण है डायरिया का। तो जब आप अपने हाथ धो रहे हैं, तो आपको यह भी देखना है कि जहां आपने पानी स्टोर किया है, अगर आपने एक घड़े के अंदर पानी स्टोर किया है, तो ये देखिए कि आप अपना हाथ घड़े के अंदर ना डालें, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं, आपके नाखून नहीं कटे हुए हैं, तो वो इन्फेक्शन उस घड़े में जाएगा, फिर उस घड़े से घर के 10 लोग पानी पिएंगे, उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। जी, डॉक्टर संजीव हमारे साथ और भी कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? लता गुप्ता। जी लता, आप अपना सवाल पूछिए। हम आए दिन दवाई भी लेते हैं, कोर्स करते हैं 3 दिन 4 दिन, मगर उसके बाद ये होता है कि 1-2 दिन हमें आराम रहता है,
और उसके बाद फिर से हमें लैट्रिन आने लगती है, आव आने लगता है। जी, ये जिस तरह से आपने सवाल किया है, तो सवाल पूछने से लगता है कि आपको शायद क्रॉनिक डायरिया है। तो इसके अंदर कुछ जांच करनी पड़ेगी। अगर आप बता रहे हैं कि दवाई से आराम हो जाता है और फिर दोबारा परेशानी हो जाती है, इसके अंदर जो मैंने आपको पहले हमने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो हमें लीवर फैटी बताया था डॉक्टर ने। इसके अंदर अल्ट्रासाउंड से लिवर फैटी का इससे शायद कोई रिलेशन ना हो। आपको इसके अंदर अपना स्टूल यानी कि लैट्रिन का टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपना ब्लड का कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे इसके अंदर। जी लता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर संजय, जैसा कि हम डायरिया के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा कि पानी का बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि डायरिया से बचा जा सके? देखिए, एक मैं पानी के बारे में छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि जो हमारे भाई बहन हैं जो ये सब फिल्टर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, एक पानी को उबाल के पीना सबसे आसान सस्ता तरीका है। पानी को उबालिए, ठंडा कीजिए और वो पानी पीजिए। उससे बिल्कुल भी जो डायरिया के चांस है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। जी, डायरिया जैसे बारिश के दिनों में काफी ज्यादा होते हैं। कहा जाता है कि लीफी सैलड्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, फिर स्पिनिच नहीं खाना चाहिए, ये कितना सही है? देखिए, ये उतना ही सही है जैसे कि एक बार हो गया था कि जो तोरी है उसके ऊपर कुछ कीड़ा चलता है कि उस तोरी में सांप आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छी तरह बॉईल करिए, उसको कुक करिए, उसको धोइए, उसको फिर खाइए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बारिश तो ऊपर से आ रही है और बारिश का तो पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है, तो वो तो कंटामिनेट नहीं करेगा। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो 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 जी, हाँ बोलिए। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपसे जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल जैसे हमेशा संक्रमण रहता है और कमजोर रहता है, पूछना चाहते होता है। जी जी, बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहराइए रविंदर जी। जैसे पेट में कमजोर रहता है और स्टूल भी सही नहीं होता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? अरे उम्र सर 32 साल है। कितनी उम्र बताइए? रविंदर जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम करके आप अपने सवाल बताइए। जी, ऐसा कि हमेशा पेट में कमजोर रहता है और स्टूल के साथ कुछ झाग टाइप आता है कि ये फिर से अमृता जी म्यूकस की बात कर रहे हैं, जो झाग की बात कर रहे हैं, ये म्यूकस की बात कर रहे हैं। देखिए, एक क्रॉनिक एमीबियासिस जो होता है, जो एमीबा जो मैं बता रहा था, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्रॉनिक एमीबियासिस हमारे देश के अंदर काफी प्रेवलेंट है। और होता क्या है कि इसको इरेडिकेट करने के लिए कई बार पेशेंट या मरीज 2 या 3 दिन का कोर्स कर लेते हैं एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन का, और उससे वो ट्रांजिएंटली फर्क पड़ जाता है और ये चीज फिर आ जाती है। तो इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए एक पूरा 10 या 14 दिन का कोर्स करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि झाग आता है या म्यूकस आता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एमीबियासिस की वजह से ही है। इनका स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा, इनका स्टूल कल्चर करना पड़ेगा और कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। जी डॉक्टर संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, डायरिया के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमें हमारे नई मेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था डायरिया से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।